नमस्कार, मैं सीए नितिन गंगवार। नॉलेज स्ट्रीम में आपका फिर स्वागत है। आज सर हम डिस्कस करेंगे बजट 2020 में सर दो अमेंडमेंट्स, सर डिविडेंड और 35 एडी। साथ के साथ दो प्रिंसिपल्स का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल इंटरप्रिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। दूसरा सर रेट्रोएक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट में क्या फर्क है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और टारगेट हम ये भी रखेंगे, हम ये भी समझेंगे कि जो सीएसआर में आज की डेट में जो कोविड-19 के चक्कर में जो गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप सीएसआर में खर्च करें, क्या आप सीएसआर का खर्चा सर क्लेम कर सकते हैं? सर मेरा आंसर है हाँ। देखते हैं कैसे। सर लेट अस कम टू बजट 2020 फर्स्ट। तो 2020 में एक डिविडेंड के लिए अमेंडमेंट हुई। पहले क्या होता था सर कि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ। टिल 1997 सर क्लासिकल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था कि अगर मान लीजिए कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है तो उस पर टैक्स देगी, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उस पर सर शेयर होल्डर रेसिपिएंट है, शेयर होल्डर डिविडेंड पे टैक्स पे करेगी। सर 97 से लेकर 2002 सर एक नया लॉ लेके आए, डीडीटी, इसे कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लेके आए। फिर एक साल बीच में दोबारा क्लासिकल सिस्टम में शिफ्ट किया। फिर 2003 से अब 2020 तक दोबारा सर डीडीटी रिजाइम में लेके आए। मतलब कि सर अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सर उसको टैक्स पे करना है, वेरास जब वो डिविडेंड पे करेगी तो सर शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, बट कंपनी को सर टैक्स और जमा कराना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सर ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलोगे क्लासिकल सिस्टम सर पार्टनरशिप कंसर्न में नहीं है, सर पार्टनरशिप कंसर्न में भी है, लेकिन फर्क क्या है सर? पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट कमाती है उस पर टैक्स देती है, और जब वो शेयर सब पार्टनर के पास आता है, क्योंकि देयर वाज सेक्शन कॉल्ड 10(2)(a, अगर 10(2)(a ना होता तो सर पार्टनर के हाथ में भी टैक्स होता। तो क्लासिकल सिस्टम तो वहां भी है, लेकिन इट हैज बीन एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। नाउ अब होता क्या है सर, डिविडेंड के बारे में जब इन्होंने टैक्स कर दिया, क्लासिकल सिस्टम दोबारा ले आए, तो हुआ क्या, जब कुछ क्वेश्चन उठने शुरू हुए कि कई लोगों ने बोलना, फिर अखबार में लिखना शुरू किया कि अमेंडमेंट इन्होंने 1/4/2020 से कर दी है, और अब मान लीजिए कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया 27-28 मार्च को या 25 मार्च को, बट मुझे डिविडेंड नहीं मिला मान लीजिए 3 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को, और मेरा अगर मान लीजिए डिविडेंड की केस के अंदर मेरी कैश बेसिस अकाउंटिंग है, तो ऐसे केस में उसमें लिखा था कि अगर रिसीव 1 अप्रैल के बाद होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। तो लोगों ने बोलना शुरू किया ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, एक तो डीडीटी पे करना पड़ेगा, एक तरफ सर रिसीव बेसिस पे आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा शेयर होल्डर। सर पहले तो ये समझे सर ये डिविडेंड टैक्स होता कब है? प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर। सर डिविडेंड का टैक्सेशन, जब भी कोई इनकम की बात करते हैं सर, इनकम में हमेशा ध्यान रखिएगा सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 सर टोटल इनकम का टैक्स पास करना है आपने टैक्सेशन चेक करने के लिए। और टोटल इनकम क्यों मैं समझा रहा हूं, क्योंकि सर चार्जिंग सेक्शन 4 है। सर सेक्शन 4 इनकम की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम डिफाइंड है सर सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 में, जो बोलता है टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 5 computed as per the provisional act. But I want to say कि सर टोटल इनकम इज देयर हैज टू बी इनकम फर्स्ट, और उसके बाद सेक्शन 5 में रेफर्ड होनी चाहिए, उसके बाद कंप्यूटेशन आना चाहिए। व्हाट आई वांट टू से सर डिविडेंड इनकम है, हाँ जी इनकम है, बट सर सेक्शन 5 में क्योंकि जब डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया तो एक्रूअराइज, सर जब एक्रूअराइज तभी सर आपकी टैक्स की लायबिलिटी आ गई। लेकिन अगर आप सेक्शन 145 की बात करते हो, जहां पे आप बोलते हो कि भैया आप अकाउंटिंग सिस्टम सर फॉलो कर सकते हो अपने हिसाब से, या तो सर वो बिजनेस हो या आईयूएस है, क्योंकि मान लो डिविडेंड नॉर्मली सर आईयूएस होता है, तो आपने मान ली कैश बेसिस अकाउंटिंग कर लिया। लेकिन 30 टाइप टू अप्रिशिएट सर सेक्शन 145, ये सेक्शन आता है 145 के अंदर, 145 किसका पार्ट है? कंप्यूटेशन का। और इसका मतलब जब आपका डिविडेंड आपको डिक्लेयर कर दिया गया तो उस टाइम पे ये डेट बन गया, और जब ये डेट बन गया तो ऐसे केस में जब बाद में डिविडेंड की पेमेंट हुई है वो एक डेट की पेमेंट है, रिपेमेंट है। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इसका मतलब जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके बाद अगर रिसीव आपको बाद में भी होता है तो भी सिर्फ डीडीटी पे करना पड़ेगा। सर अननेसेसरी काफी लोगों ने बोलना शुरू किया, हमने बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन भेजा है और अखबारों में डाल भी दिया और रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, अब उन्होंने ठीक कर दिया। सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो ये बोल रहे हैं जो अमेंडमेंट हमारी हमने ऐसी कराई है कि अब डिविडेंड जब आप रिसीव कर लोगे उस केस में आपके हाथ में टैक्स तब नहीं होगा जब कंपनी ने सर डीडीटी पे कर दिया हो। सर एक मैं छोटा सा शेयर होल्डर, मेरे 100 शेयर है, क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि मैं ये कैसे चेक करूंगा कि सामने वाले डीडी पे किया नहीं किया। और अगर मान लीजिए डिविडेंड 31 मार्च से पहले डिक्लेयर कर दिया आपने
और ऐसे केस में अगर कंपनी डिविडेंड डीडीटी पे नहीं करती है तो सर आपके पास पेनल्टी भी है, प्रोसिक्यूशन भी है। तो ऐसे केस में ये ओनर्स मुझ पे कैसे डाल सकते हो? सर दिस लॉ इज जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी। अगर डिविडेंड पहले डिक्लेयर कर दिया है, इवन दो आपको रिसीव बाद में हो, जैसे कोविड-19 के चक्कर में काफी पेमेंट रिलीज ही नहीं हुई होगी, जब रिलीज नहीं हुई होगी तो ऐसे केस में सर आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती। अगर आप कर पाए बहुत अच्छी बात है, पर आपकी कोई ऑनरस ड्यूटी नहीं है। आपने बस ये चेक करना है डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर 31 मार्च से पहले हुआ है और आपको बाद में रिसीव हुआ है, इट इज गोइंग टू एग्जेम्प्टेड इन योर हैंड्स। दूसरी बात सर, डिविडेंड में सर एक इशू और टेकअप किया, मैं एटीएम डिस्कस नहीं करूंगा। एक इशू था फॉरेन कंपनी वाला कि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आए, वो एनुअली इन्होंने ठीक कर दी, जबकि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आता और आगे फर्दर डिविडेंड जब अगर कंपनी डिक्लेयर कर देती है तो उसके हाथ में सर वो इनकम में एटीएम के डिडक्शन मिल जाएगी। जो पहले एक अनोमली रह गई थी वो छोड़ दिया था इन्होंने, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी वाला किया था। मैं उसको टेकअप नहीं कर रहा, मैं टेकअप कर रहा हूं क्योंकि सिंस नाउ दिस इनकम डिविडेंड इनकम हैज बिकम टैक्सेबल, सिंस इट बिकम टैक्सेबल फ्रॉम 1/4। मान लीजिए कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया 1/4 के बाद और मुझे मान लीजिए 25 अगस्त के आसपास डिविडेंड कुछ रिसीव हो गया, कुछ भी हो गया, अमाउंट को भी रिसीव हो गया। अब ऐसे केस में क्योंकि अब ये सेक्शन 56 में टैक्सेबल है, तो ऑफिस बात है सेक्शन 57 में अब मुझे खर्चा भी मिलेगा। तो सेक्शन 57 में इन्होंने क्या किया सर, कुछ लाइन कुछ इस तरह लिख दी। पहली बात तो आपको डिविडेंड के लिए के अगेंस्ट में कोई खर्चा ही नहीं मिलेगा, और खर्चा मिलेगा भी, वो भी इंटरेस्ट, वो भी सब्जेक्ट टू 20% ऑफ द डिविडेंड अमाउंट जो आपने टोटल इनकम का पार्ट बनाओ। व्हाट आई वांट टू से कि मान लीजिए आपने डिविडेंड 10 लाख रुपए कमाया और आपने वो शेयर्स जो आपने वो शेयर्स परचेज किए थे वो लोन पे, उसके लिए लोन उठाया था और लोन के केस में आप 6 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ऐसे केस में सिंस आप 10 लाख रुपए को टोटल इनकम का पार्ट बना रहे हो, तो ऐसे केस में इस सेक्शन का ये कहना है कि सर 20% मतलब आपको 2 लाख से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। अब क्वेश्चन मेरा ये है, इस 4 लाख का क्या होगा? क्या ये सर लैप्स हो जाएगा? या फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये अगर लैप्स नहीं होगा तो क्या मैं सर बिजनेस लॉस या फिर कोई इनकम इंट्रा हेड में कोई लॉस आता है आईयूएस के अंदर, क्या उसे सेटअप कर सकता हूं सर? इसको समझने के लिए लेट मी टेक यू टू सर फ्यू थिंग्स। सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी यूट्यूब पे बात डिस्कस की थी, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ना है तो सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। सर लेट मी टेक यू सेक्शन सर 32 एंड 37। सर सेक्शन 37 कुछ ऐसे बोलता है, एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ सेक्शन 32 36 और नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द एसएससी लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिव ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी खर्चा करना है जो इन तीनों कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये जो एक्सपेंस हुआ है होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं और मेरे पार्टनर कोई एक बिजनेस प्रमोशन के लिए कोई सेमिनार करते हैं या गेट टुगेदर करते हैं, ऐसे मान लीजिए गेट टुगेदर करते हैं, तो वो आपको गेट टुगेदर करी हमने और ऐसे केस में मैंने अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिया। सिर्फ मैंने अपने रिलेटिव्स को बुला दिया, तो ऐसे केस में मेरे रिलेटिव्स का सर मेरे बिजनेस प्रोफेशन से कोई लेना नहीं है। तो ऐसे केस में अगर एओ को पता लग जाए तो एओ बोलेगा दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट मेंट फॉर होली और एक्सक्लूसिवली, तो ऐसे केस में वो डिसअलाउ कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है, लेट मी कम टू सेक्शन 32। होता क्या है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि आपके पास मर्सिडीज कार है, और मुझे लगता है हर सीए के पास एक बड़ी गाड़ी होती है और ये बहुत खुशी की बात है। एक मान लीजिए मर्सिडीज कार है और उससे आप घर का काम भी करते हैं और ऑफिस भी जाते हैं। अब होता क्या है, जब हम डेप्रेशन की बात करते हैं, आप अपनी बैलेंस शीट फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में अगर आप खुद बैलेंस शीट करते हैं या फिर जो आप किसी और सीए से फाइल करवाते हैं रिटर्न, अगर आप कंसल्टेंसी किसी और चीज देते हैं, से टैक्स कंसल्टेंसी की बात करते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, जो चार्ट अकाउंटेंट है वो बोलता है भाई साहब एक काम करो, जो आपने घर के लिए आपने जो खर्चा किया है, व्हाट आई वांट टू से कि जो आपने सर गाड़ी घर के लिए यूज की है, तो प्रोपोर्शनेटली आप सब उसे डिसअलाउ करें। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सेक्शन 32 में होली और एक्सक्लूसिव जैसा कोई वर्ड लिखा हुआ है? यस और नो? सर नहीं लिखा हुआ, उसके बावजूद आप प्रोपोर्शनेट करते हो, ऐसा क्यों? सो यू टेक द एड ऑफ सेक्शन 38। सर 38 में लिखा हुआ है कि भैया आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा पर्सनल एक्सपेंडिचर। व्हाट आई वांट टू से, अगर सेक्शन 38 नहीं होता तो ऐसे केस में सर उस गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है, इवन तो आपने घर के लिए यूज किया है और ऑफिस के लिए यूज किया है, सर दोनों मिलते हैं। व्हाट आई वांट टू से, जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है, राइट। चलिए सर मैं एक अमेंडमेंट की और बात करता हूं, फिर दोबारा डिविडेंड पे वापस आऊंगा। लेट मी कम टू 35AD। तो 35AD में सर एक क्या हुआ सर, अभी जो अमेंडमेंट 2020 में करी है इसको भी कवर कर लेते हैं, उसका भी इसे लेना देना है। 35AD के अंदर क्या हुआ सर
कि सर 3580 में कुछ एलिजिबल बिजनेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है जो वहां पे लिखी हुई है, या फिर आपने सर कोई कोल्ड स्टोरेज का प्लांट लगा दिया है, इस तरह की 8-10 एक्टिविटीज लिखी हुई है। अगर उस तरह का कोई एलिजिबल बिजनेस किया और आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो 3581 ये कहता है कि भैया आपको पूरे का पूरा 100% आपको एक्सपेंडिचर इसमें मिल जाएगा 3581 के हिसाब से। मैं अमेंडमेंट से पहले की बात बता रहा हूँ 2020। और 3584 कुछ ऐसे बोलता था कि जो एक्सपेंडिचर यहां पे लिखा हुआ है 3581 के अंदर, उसके अगेंस्ट में कहीं और खर्चा नहीं मिलेगा। व्हाट आई वांट टू से कि मान लीजिए आपने कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाया, अगर आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे ले लिया है, अब ऐसे केस के अंदर आप डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम नहीं कर सकते। आपको क्लेम करना है तो इसी सेक्शन में करना है। अब हुआ क्या सर, 20 सितंबर 2019 को एक ऑर्डिनेंस आया जहां पे 2 सेक्शन आए, 115 BAA और 115 BA, जहां पे एक में उसने बात करी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसमें कंपनी के लिए टैक्स रेट हो जाएगा 15%, और दूसरे में उन्होंने बोला और कोई भी कंपनी जिसका टैक्स रेट 22% है, और ये ऑप्शनल था। तो ऐसे केस में उन्होंने बोला अगर आप 15% या 22% रिस्पेक्टिवली जो जिसमें आप आते हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो बहुत सारी डिडक्शन या बहुत सारी एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेगी। उसमें 3580 एक बंद थी कि आपको 3580 भी छोड़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ही उठता है कि सर अगर मैं 3580 में पहली बात अगर मैं छोड़ देता हूं तो ऐसे केस में 3581 क्या कह रहा है कि भाई साहब जो खर्चा मिलेगा यही मिलेगा, और 3584 ये कहता है कि भाई साहब जो एक्सपेंडिचर की जिसकी ये बात कर रहा है 3581, अब वहां पे किसी और जगह आप अलाउंस रिडक्शन नहीं ले सकते। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। सर प्रॉब्लम कहां पे आई, इस वजह से आपको सर कोई बंदा अगर 3581 लेना चाहता था और 115 BAA या BAB में जाना चाहता था, उसे 3581 के चक्कर में उसे डिप्रेशन का भी लॉस हो रहा था। सर गवर्नमेंट ने बोला यार ये मेरी इंटेंशन नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से सर गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक थी, तो गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन को ठीक करने के लिए और लिटरल इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हुए इन्होंने 2 अमेंडमेंट 3580 में करी। तब 3580 में क्या लिखा, पहला 3581 में इन्होंने लिखा कि भैया अब ये डिडक्शन लेना आपकी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहें या ना लेना चाहें। दूसरी बात 3584 में एक अमेंडमेंट की उन्होंने बोला ये जो ऑप्शन दी हुई ऊपर, तो ऐसे केस में अगर एसएससी ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज करी और साथ में वर्ड लिखा हुआ है एंड, और उसके बाद उसे अलाउड भी हो गई। व्हाट आई वांट टू से कि मान लीजिए आप ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करी, बाद में पता लगा आपको तो डिडक्शन मिलनी नहीं थी, तो ऐसे केस में आप किसी और जगह डेप्रेशन मतलब कोई भी अलाउंस या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर कहीं और क्लेम कर सकते हो जो एलिजिबल हो। तो अब नाउ ये ऑप्शन हो गया। व्हाट आई वांट टू से अगर 3581 को इन्होंने चेंज ना किया होता और लिटरल इंटरप्रिटेशन पड़ी होती, जो मैं आपको अभी पीछे समझाता आ रहा हूं, सर ऐसे केस में आपको डिडक्शन और कोई नहीं मिल पाती। सर मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सर अगर आपको डायरेक्ट टैक्स या फिजिकल लॉ कोई पढ़ना है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी है, लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी है, विशेष जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। अब लेट अस कम टू सर डिविडेंड। तो ऐसे केस में सर क्योंकि सिंस यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये लैप्स कर जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा सर लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर, सर जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा हुआ उसे नहीं पढ़ना। कहीं नहीं लिखा हुआ लैप्स कर जाएगा, और लैप्स कर जाएगा तो ऐसे केस में मुझे कोई भी मेरा कोई बिजनेस लॉस हुआ तो ऐसे केस में उस 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का मेरा डिविडेंड था, 6 लाख रुपए का मैंने इंटरेस्ट पे किया था, 2 लाख तो मेरा 657 में 10 लाख के नीचे सेटअप हो जाएगा, जो बैलेंस 4 लाख रुपए, और ऐसे केस में मेरा कोई बिजनेस लॉस है उससे सेट ऑफ मारूंगा, या फिर कोई मेरा इंट्रा हेड मतलब इन द सेंस कि मेरा इनकम और उसमें कोई लॉस है किसी वजह से, तो वहां से भी सेट ऑफ में मार सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेट अस कम टू सर एक और लेटर इंटरप्रिटेशन का एक और एग्जांपल देता हूं, जो अभी हाथियाती कुछ कोर्ट्स ने अभी किया भी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। सर आज की डेट में कोविड-19 में सर गवर्नमेंट बोल रही है कि सर कॉर्पोरेट्स को बोल रही है प्लीज आप आगे आए और हमारी मदद करें, और सीएसआर एक्टिविटीज में जितना ज्यादा खर्चा कर सकते हो उतना खर्चा करिए ताकि लोगों की सेवा हो पाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सीएसआर एक्सपेंडिचर जो आज की डेट में वो कंपनी करती है, तो ऐसे केस में क्या उसे सर एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल पाएगी? तो होता क्या था सर, ये इंटरप्रिटेशन सेक्शन 37 की बात करती है, और 37 में देयर वाज 2 एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, और एक्सप्रेशन 2 डील करता था सर, जो डील करता है सीएसआर से। सर उसमें लिखा था उस एक्सप्रेशन 2 के अंदर कुछ ऐसे लिखता था, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये डीम्ड टू एक्सपेंडिचर लोगों ने इंटरप्रेट किया, और इवन मुझसे भी पहले इनिशियली गलती हुई कि यार इसका मतलब एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। बट नाउ सर कुछ कोर्ट ने, मैं कोर्ट का जजमेंट का नाम बता रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट की गेल की जजमेंट है, और एक कर्नाटक हाईकोर्ट की अभी हाथियाती जजमेंट आई है, आई बिलीव 418 ITR पेज नंबर 10। उस जजमेंट में, दोनों जजमेंट में सर
कोर्ट हाई कोर्ट ने क्या समझाया, उन्होंने बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 जो बात करता है, आपने मान लीजिए कोई ब्राइब दे दी, या फिर आपने कोई इलीगल एक्सपेंडिचर कर दिया, या फिर कोई लॉ तोड़ने की वजह से आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, तो ऐसे केस में दो कंडीशन है उसके अंदर। दो कंडीशन कौन सी है? पहली बात, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी इनकर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, एंड साथ के साथ कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ये दोनों कंडीशन लिखी हुई है। वेयर एज जब आप एक्सप्रेशन 2 की बात करते हो, उन्होंने बोला इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सपेंडिचर, और डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में चुप है। तो इसका मतलब सर कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, इन्होंने ऊपर वाले में और नीचे वाले में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क सिर्फ क्या है, एक्सप्रेशन 2 अब ज्यादा ओनर्स क्रिएट करता है ऑन एसएससी। अब ज्यादा क्रिएट करता है ऑन एसएससी का मतलब कि ऐसे केस में अगर एसएससी सर लाइव नेक्सस दिखा देता है कि भाई जो मैंने खर्चा किया है इसका मेरे बिजनेस प्रोफेशन से रिलेशन है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे ये बिजनेस एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो सर ये प्लीज नोट करें, ये आपकी बहुत सारी कंपनीज में, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ये फायदा देगा। बट सर ये टेस्ट आपको चेक करना पड़ेगा। सर एज फॉर एटीजी इज कंसर्न, प्रेस इज ऑलवेज देयर कि भैया आपको एटीजी तो मिलेगा ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 37 में जहां पे 100% डिडक्शन मिल रहा है, और आपको लाइव नेक्सस इसमें अटैच करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो लिखा है उसे पढ़ना है, जो नहीं लिखा है उसे नहीं पढ़ना है। नाउ लेट अस कम टू सेकंड सब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव। सर इसमें भी लिटरल इंटरप्रिटेशन की कुछ कवरेज करेंगे और फिर समझाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव। सर टेक माय वर्ड्स, सर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इज constitutionally valid, whereas retroactive amendment is sir constitutionally invalid. ये clear है सर इसमें, right? Let me make you understand. सर मैं आपको वोडाफोन का केस समझाता हूँ। वोडाफोन के केस में क्या हुआ सर, what happened? सर थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा हिस्ट्री समझ लें। सर 1996 तक इस कंपनी का नाम हचिसन मैक्स था, तो 1996 के बाद इट हैज बीन टेकन ओवर बाय एसआर, तो उसका नाम हचिसन एसआर बन गया। और करीबन 2007 तक इन्होंने करीबन 23 सर्कल्स में, जो इंडिया में 23 सर्कल्स जो हैं आपके, जिसमें टेलीकॉम लाइसेंस इन्होंने ले लिए। जब 23 टेलीकॉम लाइसेंस ले लिए तो हर एक लाइसेंस के लिए इन्होंने अलग से एक एसपीवी बनाया। जब एसपीवी बनाया तो एक अलग कंपनी बन गई। जब अलग कंपनी बन गई तो उसके ऊपर एक और होल्डिंग कंपनी, एक और इंडियन, और हर इंडियन होल्डिंग कंपनी के ऊपर इट हैज बीन ओन्ड बाय अनदर मॉरिशस कंपनी। तो पिरामिड इज लाइक समथिंग लाइक दिस। और उस मॉरिशस कंपनी के पास एक और कंपनी, और उसके बाद एंड में इन सब कंपनियों के एंड में जो ओनरशिप थी वो केमलैंड कंपनी की एक ओनरशिप थी, जिसमें एक ही शेयर, दैट वाज द ओनर। अब क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है, यार ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं ये टैक्स हेवन क्यों चले जाते हैं? इनका टारगेट क्या, टैक्स चोरी करने का? सर मैंने आपको लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था, लास्ट यूट्यूब के अंदर भी जब सेक्शन 6 समझाया था। सर टैक्स हेवन में जाने का टारगेट सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सर ये नहीं होता कि उन लोगों को सिर्फ टैक्स इवेजन करनी है या टैक्स की अवॉइडेंस करनी है। तो एन नंबर ऑफ रीजंस, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी सबकी मॉरिशस में है, और मॉरिशस के बाद आगे बढ़ते बढ़ते इट वेंट टू केमलैंड। सो इनका टारगेट क्या होता क्या सर, अगर मान लो इस तरह की कंपनी आपको इंडिया में बनानी पड़े तो ऐसे केस में क्या होगा? पहला सर, या तो आप सेबी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, या फिर आप सर सीआईसी कंपनी बनाएंगे। सीआईसी कहते हैं सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसकी नेटवर्क कम से कम 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, या आप एनबीएफसी के रूट से आएंगे। तो होता क्या इन तीनों के अंदर, क्योंकि सिंस सर सीआईसी और एनबीएफसी को सर रेगुलेट करता है आरबीआई, और सेबी अपने आप में एक रेगुलेटर है, तो व्हाट हैपेंड नॉर्मली सर इनके बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस होते हैं, एक नेटवर्क की अलग एक कॉम्प्लायंसेस होती हैं, बहुत सारी रिटर्न्स होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। वेयर एज जब आप टैक्स हेवन कंट्रीज में जाते हैं तो यहाँ पे सर रेगुलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, नोबडी आस्क क्वेश्चन, राइट? बस आपको गवर्नमेंट फीस देनी है, दैट इज द की। और टेक माय वर्ड्स सर, अगर आपको गार से बाहर आना है, अगर मान लो कोई कंपनी आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और आपको गार से बाहर आना है, तो प्लीज डॉक्यूमेंटेड कि सर आपका मेन ऑब्जेक्टिव सर टैक्स अवॉइडेंस नहीं है। ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, और जब ये आप डॉक्यूमेंट कर पाओगे तभी पता लग पाएगा इट इज हाउ इट इज नॉट कवर इन इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शन। क्लियर हूं आपको? चलिए लेट अस कम टू सर वोडाफोन अगेन। तो वोडाफोन के केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड सर, सिंस इन्होंने किसी एक बहुत बड़ी सीए फर्म को हायर किया, जिसको बोला गया कि भैया देयर इज कंपनी इन यूके कॉल्ड वोडाफोन, दे वांट टू परचेज इट फ्रॉम एसआर। तो उन्होंने बोला एक काम करो कि आप हमारी वैल्यूएशन लगाओ। इन्होंने वैल्यूएशन लगाई और सीए फर्म ने करीबन $17 बिलियन की वैल्यूएशन लगाई।
सिंस दिस कंपनी इज होल्डिंग अराउंड 67% होल्डिंग, तो ऐसे केस में उसकी करीबन जो वैल्यूएशन आई इस 67% की सर करीबन 11 बिलियन डॉलर। अच्छा, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट लेट अस कम टू इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंडियन कोड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज टू भैया शेयर का मतलब क्या है, वो कहां पे माना जाता है इंस्टीट्यूटेड। सर अगर आप इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ें या फिर अगर आप इंडियन कोर्ट्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, मैं 2012 से पहले की बात कर रहा हूं, अगर आप बच्चा गुजर की जजमेंट पढ़ें तो हर जगह ये लिखा होता है सर शेयर वहां पे सिचुएटेड होगा जहां पे उसी कंपनी सिचुएटेड है। मतलब अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो उसका अगर शेयर, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में रिलायंस इज सिचुएटेड इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक जो आपके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ब्राउजर्स पे सब ट्रेड होते हैं, सिंस दोस कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है सर आपका इट इज दे आर सिचुएटेड इन यूएसए ओनली। अब लेट अस कम टू जब हम बात करते हैं तो हुआ क्या, तो सिंस ये केमल आइलैंड का शेयर है और केमल और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड भी केमल आइलैंड के अंदर है, तो ऐसे केस में ये माना जाता था कि भाई केमल आइलैंड का शेयर वही का है, तो केमल आइलैंड। तो व्हाट हैपेंड सर, डिपार्टमेंट ने बोला यार हांगकांग ने सर एक शेयर केमल आइलैंड का उठा के सर यूके कंपनी वोडाफोन को भेज दिया। अब सिंस शेयर केमल आइलैंड का था, इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, और ये एग्रीमेंट भी केमल आइलैंड में हुआ था आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केस में आप केमल आइलैंड में तो टैक्स है नहीं, तो सर इंडियन हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला भाई ना तो तुमने केमल आइलैंड में दिया टैक्स, ना किसी और कंट्री में दिया, और आप इंडिया में भी टैक्स भी दे रहे, ये नहीं चलेगा। सर देखिए ये इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, आप वो वही मानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी आगे, जैसे मैं तो आपको अभी मैं लाइबल टैक्स की बात कर रहा हूं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप यही अगर डिपार्टमेंट का व्यू बोले, आप बोलोगे कि आजादी बचाओ आंदोलन में लाइबल टैक्स कैसे डिफाइन किया है, तो बोलेंगे नहीं सर अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास दो AAR है जिसके लाइबल टैक्स को कुछ और सब्जेक्ट टैक्स डिफाइन किया हुआ है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया डिपार्टमेंट को कैसे समझाऊं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि AAR समझा है, इसे छोड़ देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड सर दिस उन्होंने एडिशन कर दी, नाउ दिस केस वेंट टू बॉम्बे हाई। जब बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उन्होंने बोला कि सी हमारे यहाँ आपकी जो होल्डिंग है 67% है, उसका ब्रेकअप क्या है, 52% तो डायरेक्ट शेयर्स हैं इन कंपनीज के, जो बैलेंस 15% है 67 में 52% तो हो गया, और बैलेंस जो 15% है वो इन द कैपेसिटी ऑफ राइट्स है या फिर पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है। तो ऐसे केस में क्योंकि ये शेयर केमल आइलैंड का है तो 52% वाले पे तो टैक्स ही लगेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन केमल आइलैंड, वेयरएज ये जो 15% वाले राइट है या फिर पुट ऑप्शन है कॉल ऑप्शन है, ये एक कैपिटल एसेट है इंडिया के अंदर। तो ऐसे केस में दे रिमांडेड बैक % का आप कंजर्वेशन वैल्यू निकालो ताकि उस पर टैक्स अमाउंट निकाल पाओ। अब द मोमेंट दे ट्रांसफर्ड इट, दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ने सर डिसीजन ये दिया, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ओवररूल किया बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट और 3 मेजर रीजन दिए। पहला रीजन क्या दिया, उन्होंने बोला भाई साहब ये जो आपने जो शेयर बेचा केमल आइलैंड का वो एक ही शेयर है, ये कंपोजिट डील है, और जब आप 15% राइट और शेयर्स की बात कर रहे हो, जो 15% की राइट शेयर्स है सर, ये उसके साथ पैकेज डील उसके साथ ही आई है, तो यू कांट अपोर्शन इट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला सर इंडिया में लुक एट अप्रोच है, लुक थ्रू अप्रोच नहीं है। तीसरा फुल लेटर इंटरप्रिटेशन, दिस सेड क्योंकि सेक्शन 911 डील करता है कैपिटल गेन वाला पार्ट, और क्योंकि डीमिंग प्रोविजन है तो वो 911 डील करेगा क्योंकि कैपिटल एसेट का हुआ है। तो 911 कुछ ऐसे बोलता है कि इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही सेड सर इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर 911 का चौथा लिंब है थ्रू और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसमें 2 चीजें हैं, पहली बात तो जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है ये सर इनकम के साथ कोरिलेटेड है, सर ट्रांसफर से रिलेटेड नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला है शेयर सिचुएटेड इन इंडिया, तो सिंस केमल आइलैंड का शेयर सिचुएटेड इज इन केमल आइलैंड, तो इसलिए सर इंडिया टैक्स नहीं कर सकती। एंड में वही हुआ सर जो होना था सर। ये 20 जनवरी 2012 को जजमेंट आया और 28 फरवरी 2012 को सर प्रणब मुखर्जी साहब जो हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, उस टाइम पे दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे,
उन्होंने सर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करी, और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी देखिए सर कहां से करी सर, 1961 से, जब से वो एक्ट आया था, क्योंकि सेक्शन 911 सर सेक्शन तब से ही है, 1962 से एप्लीकेबल हो गया। और उस सेक्शन में इन्होंने क्या किया, दो एक्सप्रेशन ऐड करी, एक्सप्रेशन 4 और एक्सप्रेशन 5। जहां पे एक्सप्रेशन 4 में तो लिखा थ्रू मीन्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इन रीजंस ऑफ, बाय रीजंस ऑफ, तो मतलब सब कुछ और सब कुछ इंक्लूड हो सकता है। और 5 में बोला, जो मैं आपको डायरेक्टली और डायरेक्टली वाला वर्ड डाल रहा हूं, डायरेक्टली और डायरेक्टली में क्या समझाया कि भाई डायरेक्टली और डायरेक्टली ट्रांसफर की बात भी कर रहा है ये। अब क्योंकि सिंस दिस डेफिनेशन वाज चेंज, और साथ के साथ उन्होंने बोला ये माना जाएगा दिस शेयर, इस तरह का कोई भी कंडीशन है जहां पे अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में होते हैं उसके, इस कंपनी के, अगर कोई बाहरी कंपनी है उसमें अंडरलाइंग एसेट्स 51% से ऊपर होल्डिंग अगर मान ले, अंडरलाइंग एसेट्स उसके इंडिया में है, तो ऐसे केस में वो माना जाएगा ये डीम टू बी शेयर, इट इज सिचुएटेड इन इंडिया। इसका मतलब अब वो केमैन आइलैंड का शेयर केमैन आइलैंड का नहीं रहेगा, ये माना जाएगा वो इंडिया में है, वो अब इंडिया का शेयर है। अब देखिए सर इससे एब्सर्डिटी क्या निकलेगी। अब लेट अस कम टू एब्सर्डिटी फर्स्ट। एब्सर्डिटी कुछ, चलिए एब्सर्डिटी समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव, पहले वो समझाता हूं आपको, जो समझना बहुत जरूरी है, फिर बताऊंगा एब्सर्डिटी से क्या हुआ, जो उन्होंने बाद में फिर क्या ठीक करने की कोशिश करी इसी बात। सर मान लीजिए अगर मैं एक आज की डेट में हाइपोथेटिकली चार्ट अकाउंटेंट पे जीएसटी 18% है, मान लीजिए किसी बजट के अंदर ये आ जाए कि भैया जब से ये जीएसटी आया है अब 18% रेट नहीं होगा सर, रेट होगा 24%। इट इज रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सर, रेट हैज बीन चेंज्ड इवन दो सर, जब भी कोई अमेंडमेंट होती है ये माना जाता है कि जब वो एक्ट पास होगा, तब से, या फिर जो डेट लिखी होगी राइट तब से, डिपेंडिंग ऑन क्या एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हुआ है। सिंस अगर मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसा लिख दिया, तो ये मान लीजिए अगर इस तरीके का प्रोविजन आ गया रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जांपल में और देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि लॉयर पे टैक्स लग गया, लॉयर पे आज से, क्योंकि लॉयर पे जीएसटी नहीं है, इन्होंने लॉयर पे टैक्स लग जाएगा, तो लॉयर पे अगर टैक्स लग जाएगा तो इट इज अ प्रोस्पेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, आज से लग जाएगा, इट इज अ प्रोस्पेक्टिव। नाउ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स व्हाट हैपेंड सर। अगर मान लीजिए मैं कंपनी लॉ 2013 की बात करता हूं, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम नेचर 2014, तो आपको याद होगा सर 2016 के आसपास सर 164 के चक्कर में बहुत सारे डायरेक्टर के जो आइडेंटिफाइड नंबर थे वो सर इन्होंने बंद कर दिए थे, और उनको 5-5 साल की रोक दिया था, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते राइट। जब डिस्क्वालीफाई कर दिया था तो ऐसे केस में व्हाट हैपेंड सर, हुआ क्या, उन्होंने बोला था अगर पिछले उस 164 में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अगर पिछले 3 सालों के अंदर आपने एनुअल रिटर्न या फिर अपनी बैलेंस शीट जमा नहीं कराई है, तो ऐसे केस के अंदर सर आपका जो डिन है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अगले 5 साल तक। तो दिस अगर हम इसको पढ़े, दिस इज प्रोस्पेक्टिव सर, डिपेंड बेस्ड ऑन सर पास्ट इवेंट्स, तो ये प्रोस्पेक्टिव है सर, एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात अलग है, हाईकोर्ट ने सर किसी और वजह से इस बात को उड़ाया था, उन्होंने उड़ाया किस चक्कर में था, क्योंकि ये हमारा एक्ट नोटिफाई हुआ था 1/4/2014 से, और 2016 था सिर्फ 2 साल हुए थे, जबकि ये 3 साल की बात कर रहा है। तो सर उन्होंने बोला यार जो आप चार्ज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो तो 3 साल बाद होगा ना, तो आपने 2 साल बाद ही आपने इस तरह से कर दिया सर, ये इसलिए सर हाईकोर्ट ने सबके डिन जिन जिन्होंने अप्लाई किया उनके सर दोबारा एक्टिवेट करा दिया। दिस इज प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। नाउ लेट अस कम टू सर व्हाट इज, जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज वनीला रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। मान लीजिए अगर मैं सीए हूं, मेरे पास जीएसटी 18% लगता है, और ऐसे केस में अगर वो 1/7/2017 से कहता है कि भैया 18 नहीं 24 लगेगा, इट इज सर रेट्रोस्पेक्टिव। व्हाट डू वी रेट्रोएक्टिव? तो रेट्रोएक्टिव कुछ ऐसे होता है कि मान लीजिए आज की में लॉयर्स को कोई टैक्स मिलता और वो ये डीमी प्रोविजन बोलते हैं कि लॉयर आज से विल बी, सीए विल इंक्लूड लॉयर्स ऑल्सो। मतलब सर अब आपने सर फॉर जीएसटी प्रोविजन सर सीए के अंदर आपने लॉयर भी मान लिया, क्योंकि अब आपने कोई फैक्ट जो आज नहीं था आपने पीछे के डेट में जाके फैक्ट्स चेंज कर दिए। मतलब गेम जब खत्म हुई तो आपने फैक्ट चेंज कर दिए, दिस नॉट डन सर। तो अगर आप इस तरह का डीमिंग प्रोविजन लेके आते हो अपने सर, आप बैक डेट से अगर फैक्ट चेंज करते हो तो सर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये रेट्रोएक्टिव। और टेक माय वर्ड्स सर, रेट्रोएक्टिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर लेट मी टेक यू टू सर दिस वोडाफोन केस। सर 2012 में जब अमेंडमेंट करी, इन्होंने क्या बोला, नाउ दिस केमन आइलैंड शेयर अब सिचुएटेड होगा
डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो इसका मतलब सर आपने सर 1962 से सर आपने ये बोल दिया कि डीमिंग फैक्ट, उसका फैक्ट चेंज कर दिया। अब देखिए इसकी इस एब्सर्डिटी का सर इंपैक्ट देखिए कितना बड़ा होगा। लेट अस टॉक अबाउट सुजुकी। सर सुजुकी जापान में सुजुकी, जापान की सुजुकी कंपनी है और दे ओन सब मारुति सुजुकी ओवर हियर। और अगर आप एक बार डाटा चेक करेंगे, जो मारुति सुजुकी पूरे इंडिया में गाड़ियां बेचता है, इतना वो सुजुकी पूरे वर्ल्ड में नहीं बेचता। और इसका मतलब ये है कि सुजुकी जो मेन वैल्यूएशन लेता है वो इंडिया से लेता है। मोर देन 51% वैल्यूएशन इज टेकन फ्रॉम इंडिया। नाउ सिंस ये 2012 की जो अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, इसका मतलब क्या है सर कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति सुजुकी शेयर्स ऑफ जापान इज लिस्टेड इन जापान। तो अगर जापान में अगर एक भी शेयर की डील होती है तो ऐसे केस में सर वो जो सुजुकी का जापान का शेयर है, इट इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। सिंस इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में क्या है सर यहां पे कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए। दूसरी अब्सर्विटी क्या है, इन्होंने बोला कि मान लीजिए कहीं तो नोटिस भी आ गए, उन्होंने बोला क्योंकि सिंस दिस शेयर इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में अगर डिविडेंड भी मिलेगा, क्योंकि इस फॉरेन शेयर डीडी तो पे किया नहीं आपने, जब डीडी पे नहीं किया तो ऐसे केस में फॉरेन शेयर के केस में आपको यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। सर डिविडेंड के लिए तो उन्होंने बोल दिया, प्रेस रिलीज दे दी कि भाई डिविडेंड के केस में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सुजुकी वाली बात जब इनको समझ में आई तो व्हाट दे डिड इज दे पुट एक्सप्रेशन 6 एज एक्सप्रेशन 7 फिर रेट्रोस्पेक्टिव, जहां पे इन्होंने 10 करोड़ की लिमिट, 51%, 2% इस तरह की कंडीशन डाल दी ताकि इस तरह की छोटी छोटी अगर मान लो अमाउंट है उसमें दिक्कत ना आए। तो प्रॉब्लम है सर ये रेट्रोएक्टिव है विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सर वोडाफोन में सर जो आपने अमेंडमेंट करी है वो एक नहीं है सर, दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दो चीजें, पहली इट इज रेट्रोएक्टिव, जो मैं बता रहा हूं इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि आपने सर बैकडेट में जाके अपने फैक्ट्स चेंज कर दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि नितिन कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई ऐसी हो, हमारे इंडिया ने कभी कभी रेट्रोएक्टिव में डील किया सर किया है, वो समझाता हूं एक केस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन कि भैया ऐसा क्या है कि मान लीजिए अगर, चलिए वो दो क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करता हूं। लेट मी कम टू कैलटेक्स इंडिया, ये एक्साइज है कंटेक्स में सर। और कैलटेक्स के केस में क्या था सर, इस केस के अंदर तो होता क्या है, जब आप 1981 से पहले व्हाट हैपेंड सर, जब आप एक्साइज में क्या होता है सर, आपका जो चार्ज होता है एक्साइज एक्ट के अंदर वो चार्ज था मैन्युफैक्चरिंग पे, वेयर एज सर जब टैक्स के लिए जो टाइमिंग, जैसे टाइमिंग की बात होती थी वो था रिमूवल पे। जब आप गुड्स रिमूव करोगे अपनी फैक्ट्री से, होता क्या था आपका, जब आपने मैन्युफैक्चरिंग करी जैसे एक्साइज, अब ये एक्साइजेबल गुड्स है तो एक्साइज पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप रिमूवल हो। अब जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे जो ऑयल कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, वो क्या करती है सर, कुछ तो तेल, जैसे मान लो तेल निकालती है या ऑयल निकालती है, कुछ तो ऑयल बाहर बेचती है, तो रिमूवल हो गया तो टैक्स पे कर दिया। जब ऑयल का मैन्युफैक्चर किया जो भी निकाला, कुछ ऑयल का सर दे डू कैप्टिव कंजम्पशन मतलब उस पर्टिकुलर ऑयल से या फिर उस प्रोडक्ट से नई चीजें बनाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। तो ऐसे केस में कैलटेक्स इंडिया के केस के अंदर सर उन्होंने बोला सर, दिस दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया जहां पे सर डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया कि कैप्टिव कंजम्पशन भी क्या है, रिमूवल है। तो सर दिल्ली हाई कोर्ट में काउंसिल ने यह समझाया कि सर इन्होंने रिमूवल बोला फ्रॉम द फैक्ट्री, ये माल तो मेरी फैक्ट्री से बाहर निकला ही नहीं, जब फैक्ट्री से बाहर निकला ही नहीं तो सर रिमूवल है ही नहीं, जब रिमूवल नहीं है तो मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला एकदम। अब फिर वही बात 1981 में वो पुराना रंग डिपार्टमेंट का कि कोई भी अमेंडमेंट आए जो इनके खिलाफ हो, लेट अस डू अमेंडमेंट दैट टू रेट्रोस्पेक्टिव। तो क्या हुआ 1981 में जब बजट आया, इन्होंने बोल दिया कि रिमूवल इंक्लूड्स कैप्टिव कंजम्पशन आल्सो, वो भी कब से एक्सप्रेशन डाल के, जब एक्सप्रेशन डाली तो क्योंकि सिंस दिस एक्साइज एक्ट फ्रॉम 1944 तो 1944 से एप्लीकेबल हो गया। जब ये 1944 से एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब करीबन 35-36 साल की अब लोग डिमांड क्रिएट करना शुरू कर देंगे, डिपार्टमेंट मांगना शुरू कर देगा। देन दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सर इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय आई बिलीव शायद नानी पालकी वाला जी ने इसको आर्ग्यू किया था। तो उन्होंने सबको समझाया, रेट्रोएक्टिव समझाया, रेट्रोस्पेक्टिव समझाया, और समझाने के बाद उन्होंने बोला सर ये रेट्रोएक्टिव है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट सुप्रीम कोर्ट डिड अ बैलेंसिंग एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें बोली, उन्होंने बोला यस ये अमेंडमेंट इन्होंने सर कुछ फैक्ट्स चेंज किए 1944 से, राइट, कुछ फैक्ट्स नहीं थे उसको डीम करके एचपी डाल के एक फैक्ट से चेंज कर दिए, बट
सर इवन तो दिस अमेंडमेंट इज फ्रॉम 1944, पर एज पर द लॉ सर वो आपसे डिमांड कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? 6 महीने के लिए। सिंस दे कैन डिमांड द टैक्स फॉर ओनली लास्ट 6 मंथ्स ओनली, और उसका भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए इज इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। सो द सुप्रीम कोर्ट डिड अ बैलेंसिंग एक्ट नाउ, बट टेक माय वर्ड सर, ये रेट्रोएक्टिव आने वाले टाइम में सर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और इट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल टू टेक इट कि रेट्रोएक्टिव सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है कि नितिन यार तू ये बात बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे केस में वोडाफोन क्यों नहीं बोला? सर वोडाफोन फोन वाले केस में जब अमेंडमेंट हुई 2012 में, तो 2 बहुत बड़े इशू थे। पहला, इट इज रेट्रोएक्टिव, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक और चीज थी, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो मैं आपको अगली यूट्यूब में समझाऊंगा, और उसका भी रेलिवेंस मैं 2020 के बजट से दूंगा, जो जिस सेक्शन के अंदर, वो भी आज के डेट से मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, यार 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसके बाद भी वोडाफोन आगे क्यों नहीं गया? सर उसका भी आंसर दूंगा। इट वाज अ बिग रीजन, और जो स्टेप उठाया वोडाफोन ने, उससे बेटर वो स्टेप हो नहीं सकता था, और जिसका जवाब कोशिश की है डिपार्टमेंट ने कि अब 2020 में कुछ कर पाए, कुछ ना कुछ तो ले लें। वो भी आपको समझाऊंगा उन्होंने क्या कोशिश करी। सर ये यूट्यूब आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। आज हमने लेटर इंटरप्रिटेशन किया है और रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव किया है। कोई और प्रिंसिपल के बारे में अगर आपको लगे कि समझाना चाहिए, मैं उसको भी कोशिश करके समझाऊंगा, और कोई और चीज आपको लगे फीडबैक दे सके तो प्लीज फीडबैक दीजिएगा। सर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर इस बेल आइकॉन को जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।